हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 17 जो कि प्रेसिडेंट को हम करेंगे। कल की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने देखा था किस तरीके से प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ की कंडीशन क्या है, कौन उन्हें ओथ दिलवाता है, देन इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, किस बेसिस पे उनका रिमूवल हो सकता है, वैकेंट अगर होगा प्रेसिडेंट का पोस्ट तो कौन उनकी जगह पे बैठ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में कवर कर ली थी। आज की मेन वीडियो जो है उनके पावर्स के ऊपर हम देखेंगे क्या क्या पावर्स है उनकी और कौन कौन से फील्ड में उनकी पावर्स कौन कौन सी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे उनकी 7 ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे उनकी पावर्स या फंक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे, देन लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड लास्ट में इमरजेंसी पावर्स। तो सबसे पहला हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो कहीं ना कहीं उनके नाम के से किए जाते हैं। यानी कि बैकग्राउंड में देखें तो जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो करते हैं, बिकॉज रियल पावर उनके पास होती है। रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे प्रेसिडेंट है। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक्ट बनाया जाएगा तो उस एक्ट में एसेंट जो है प्रेसिडेंट की होनी चाहिए, उनके नाम उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तो वो चीज़ें जो है प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मेन एग्जीक्यूटिव फील्ड में अगर देखें तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है तो वो किनके नाम पे लेती है, प्रेसिडेंट के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूट इन हिज नेम शेल बी ऑथेंटिकेटेड। यानी किस तरीके से कोई भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रूमेंट्स करना है, क्या उसका मैनर है और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज उनके नाम पे आप कर रहे हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे वो ऑर्डर्स लेके आ रहे हो। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कौन स्पेसिफाई करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है कि ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर। तो किस तरीके से जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो अपना बिजनेस कंडक्ट करेगी, तो उसके जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो वो कौन तय करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। बिकॉज अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से होंगे तो कह सकते हैं जो हमारे बिजनेस है उनका, इट मीन्स जो भी किस तरीके से कोई भी ऑर्डर लेके आना है, कैसे बिल्स पास करने हैं, वो एक कन्वीनियंट तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से मिनिस्टर्स काम करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो कहीं ना कहीं उसके रूल्स जो है कौन बनाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि मेन फंक्शन जो होता है उनका ये है कि उन्हें वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेंगे, नो, वो पार्टी जो कि मेजॉरिटी में जीत के आई है उस पार्टी का जो हेड होगा उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एंड इसके अलावा एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए तो उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होंगे तो उनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट किसकी रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से। ठीक है, और ये सभी जो होते हैं कहीं ना कहीं वो किसके प्लेजर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी जब तक प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे इनकी मेजॉरिटी नहीं है या फिर अच्छे से किसी मिनिस्टर ने काम नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस मिनिस्टर को रिमूव कर दो उसके ऑफिस से। देन हम देखेंगे कि अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जो बेसिकली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो कि स्टेट और सेंटर के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर्स हो गए यूपीएससी के, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इसके अलावा जितनी भी ऐसी पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, तो उन सब के लिए हमारे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। यानी कोई भी काम किया जा रहा है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये बिल लॉ किस चीज़ के लिए लेके आया जा रहा है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन में बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कोई एक मिनिस्टर है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया है किसी भी मैटर के ऊपर एंड वो डिसीजन कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में वो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि जो भी मिनिस्टर ने इस तरीके का डिसीजन लिया है उस डिसीजन को आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और भी सारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स यहाँ बैठे होते हैं, तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने जो भी आपकी काउंसिल है वहाँ पे उस डिसीजन को रखो, उस पर बातचीत करो, उसमें अपनी सहमति जताओ एंड जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पर रिजॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया जा रहा है वो एक मिनिस्टर के द्वारा लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने वो डिसीजन को रखो और उस पर फिर बातचीत करो और सिचुएशन को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो। तो इस तरीके की जो डायरेक्शंस है वो प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हैं। नेक्स्ट वो उनके पास पावर है कि वो अपॉइंट करते हैं कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो SC ST है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए कुछ नेशनल कमीशंस बनाई गई हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC है, ST है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है। तो इन कमीशन के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो काम करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में मेंशन होता है कि भाई किस तरीके से जो सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं SC ST OBCs के लिए, तो किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, कैसे उनका और उनका वेलफेयर कैसे करना, उनकी जो बेसिकली जो SC ST उनको और एडवांस कैसे बनाना है, तो वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन होती है। फिर फाइनली वो रिपोर्ट जो है किसके पास चली जाती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो इन कमीशन को अपॉइंट करने का जो मेन जिम्मेदारी है वो हमारे किसकी, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। एंड क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया, तो ये रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे अपनी रिपोर्ट। एंड प्रेसिडेंट बाद में इस रिपोर्ट को हम देखेंगे दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं, सो दैट वो जो रिपोर्टर्स पे दोनों हाउसेस जो डिस्कशन कर सके किस तरीके से और काम करने आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फंक्शन है कि ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसके बारे में हमने देखा था कि जब सरकारी कमीशन बैठी थी तो उसने भी रिकमेंड किया था कि एक इंटर काउंसिल होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट के या फिर इंटर स्टेट के जो भी रिलेशन है उसे इंप्रूव करेगा, उनके बीच में कॉपरेशन क्रिएट करेगा। तो उस समय भी यही बोला गया था सरकारी कमीशन के द्वारा कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है कि ही डायरेक्ट करते हैं एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू द एडमिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हिम। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में वहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। नेक्स्ट इनका फंक्शन है कि ये डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज शेड्यूल्ड एरिया, एंड इनके पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो किस तरीके से पहले मान लो कोई भी एरिया, अगर मान लो वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि वहाँ पे लोगों की मतलब हालत अच्छी नहीं है, वहाँ पे अभी भी लोग बैकवर्ड हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया जो है डिक्लेयर करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फिर उन शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। तो जैसे कि हमने पहले भी इस पर डिस्कस कर रखा है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है वो इन एरियाज़ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, या फिर कोई भी रिपील करना है इसको कि भाई वहाँ पे लाना ही नहीं है, तो उस चीज़ को देखने की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी फील्ड, लेजिस्लेटिव फील्ड में कौन कौन सी पावर हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो है सम्मन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। इट मीन्स पार्लियामेंट यानी आपकी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। सम्मन करना इट मीन्स उस सेशन को स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं, अब भाई सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप सब वहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए। प्रोरोग करना मतलब सेशन को ख़त्म करना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। तो इन तीनों सेशन को कब स्टार्ट करना है और उसको ख़त्म करना है, इन दोनों का ही जो कह सकते हैं जो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है कि उसको कब स्टार्ट करना है, कब प्रोरोग करना है, वो उस तरह से एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ जो लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, बिकॉज अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि भाई इनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो उस केस में या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन्हें एडवाइस करेंगे कि हाँ इस तरीके से वो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है और वो अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखो जॉइंट सीटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम बात करें ऑर्डनरी बिल के केसेस में, जब कोई ऑर्डनरी बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसको दोनों हाउसेस से हमें पता है पास करवाना इंडिविजुअली ज़रूरी है, ठीक है, सेपरेटली उन्हें पास करवाना ज़रूरी है। बट अगर मान लेते हैं उनके बीच में अगर डेडलॉक हो गया, इट मीन्स एक हाउस से पास हो गया बट दूसरे हाउस ने उससे रोक दिया है या फिर उसे पास नहीं कर रहा है और वो बिल इंपॉर्टेंट भी है, तो उस केस में देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो जॉइंट सीटिंग बिठा सकते हैं जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होंगे, और उस जॉइंट सीटिंग को जो हेड कर रहा होगा वो हमारे स्पीकर होंगे, जो कि कौन होते हैं, लोकसभा का मतलब लोकसभा के जो कह सकते हैं हेड होते हैं वो कौन होते हैं, स्पीकर होता है। स्पीकर जो है सीटिंग को चेयर करेंगे एंड उस हिसाब से फिर वहाँ पे दोनों जॉइंटली जो है उस पर डिसीजन लेंगे और फिर उस बिल को अगर पास करना होगा तो पास करेंगे, या फिर जिस तरीके से भी उनको इस समय एक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी पावर हमने देखी लेजिस्लेटिव फील्ड में प्रेसिडेंट की है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे बोला गया है कि एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यानी हर साल आप देख सकते हो नया नया सेशन स्टार्ट होता है, तो जो हर साल में जो पहला सेशन होता है, जैसे मान लेते हैं जनवरी है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला बजट सेशन होता है फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सेशन होता है जुलाई से सितंबर, एंड विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट सेशन होगा पहले साल का, तो पहले साल का फर्स्ट सेशन कब आएगा, तो अगर जनवरी में हम देखते हैं कि साल की शुरुआत हो रही है तो उसका फर्स्ट सेशन आता है बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन शुरू होता है आपका फरवरी से लेकर मई तक। तो नया साल का जो फर्स्ट सेशन है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बिकॉज साल शुरू हुआ है, नया सेशन शुरू हुआ है, तो उसको कौन एड्रेस करेगा, मतलब एड्रेस करना मतलब उस सेशन में आना, फिर जो भी जिस तरीके से वो बातचीत करेंगे, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं, तो जनरल इलेक्शन के बाद जो नई सरकार चुन के आती है, तो जो नई सरकार का जो पहला सेशन होता है, ठीक है, तो पहला सेशन भी कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। यानी वहाँ पे आते हैं, फिर बताते हैं कि जो गवर्नमेंट चुन के आई है उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ है, किस किस एरिया में वो काम
करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब चीज़ें वहाँ पे दोनों हाउसेस के सामने जो है वो चीज़ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रखना है कि फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड द जनरल इलेक्शन के बाद जो नया सेशन आता है उन दोनों को प्रिजाइड मतलब उन दोनों को एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट उनकी फंक्शन दे रखा है कि ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा राज्यसभा में मैसेज सेंड कर सकते हैं किस चीज़ के ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज, ठीक है। मान लेते हैं कि लोकसभा से बिल पास हो गया बट राज्यसभा में अभी भी अटका पड़ा है, ठीक है। तो उस केस में मान लो प्रेसिडेंट का क्या काम है कि वो दोनों हाउसेस को मैसेज सेंड करे कि भाई जल्दी से जल्दी उस बिल को पास करवाओ जो पेंडिंग आपने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैसेज वगैरह जो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन है कि अपॉइंट करते हैं एनी मेंबर ऑफ अ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द हाउस बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर और फॉल वैकेंट। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका लोकसभा है उसको हेड करते हैं आपके स्पीकर और उसके बाद होते हैं डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सिमिलरली जो राज्यसभा है उसमें होते हैं चेयरमैन जिससे हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, मतलब चेयरमैन की जो पोस्ट होती है उसमें वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं चेयरमैन के तौर पे, एंड दूसरे होते हैं डिप्टी चेयरमैन। अगर मान लेते हैं कि उसको जो लोकसभा है उसको प्रिजाइड जो कर रहे हैं स्पीकर, बट स्पीकर की जो बेसिकली कह सकते हैं कुर्सी है खाली है, ठीक है, मतलब उनकी जो ऑफिस है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। सिमिलरली डिप्टी स्पीकर का भी वैकेंट पड़ा है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है, वैसे नॉर्मली ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कि एक साथ दोनों की जो बेसिकली कुर्सी खाली पड़ी रहे, तो बट अगर फिर भी ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि भाई स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय हाउस को कौन प्रिजाइड करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो उस समय कोई भी मेंबर जो होंगे लोकसभा का, ठीक है, यानी लोकसभा के अंदर जो भी MP होंगे यानी कोई भी मेंबर होंगे उन मेंबर्स को बेसिकली बुलाया जाएगा और उन मेंबर से कोई एक मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा एंड देन उसको फिर प्रिजाइड करने के लिए बोला जाएगा कि जो भी प्रोसीडिंग है उस समय पार्लियामेंट के वो मेंबर जो प्रिसाइड करेगा। साथ ही साथ अगर मान लो राज्यसभा के केस में भी अगर मान लो चेयरमैन एब्सेंट है या वैकेंट है उनकी पोस्ट, या फिर डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी वैकेंट है, दोनों की वैकेंट है, तो उस समय जो कोई भी मेंबर जो होगा राज्यसभा का उसको बुलाया जाएगा और उससे बोला जाएगा, उससे अपॉइंट किया जाएगा कि आप बेसिकली प्रिसाइड करो राज्यसभा की प्रोसीडिंग को, ठीक है। तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट है कि नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में हम जानते हैं 12 मेंबर जो नॉमिनेट करके आते हैं और नॉमिनेशन को कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करता है। इन फील्ड से उन्हें चुना जाता है उन 12 मेंबर्स को, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस फील्ड में, स्पेशल नॉलेज कह लो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो इन चारों फील्ड से जो भी पर्सन काफ़ी एक्सेप्शनल टैलेंट का होगा या फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता होगा तो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, सो दैट कि मतलब एक तरीके से कि अगर मान लो डिफरेंट फील्ड से अगर आप चुन रहे हो हमारे पार्लियामेंट में बैठा रहे हो तो एक तरह से उनका एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे मान लेते किसी डांसर को आपने, जो काफ़ी अच्छी डांसर है उसको आपने नॉमिनेट किया है, तो उनकी जो भी नॉलेज होगी इस फील्ड में तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। अगर मान लो कुछ इस तरह का बिल आ रहा है पार्लियामेंट में तो वो अपनी कह सकते हैं अपनी बात रख सकती है, अपनी आइडियाज़ शेयर कर सकती है। इसी तरह कोई लिटरेचर है जिससे लिटरेचर की नॉलेज है, कोई आर्टिस्ट है उसकी नॉलेज है, तो उनकी जो आइडियाज़ है, उनकी जो डिफरेंट सोच है वो भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ज़रूरत होती है। तो वैसे तो नॉर्मली देखा जाता है कि वही मेंबर्स पार्लियामेंट में आते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, जो अंदर के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। बट एक नॉमिनेशन एक तरह का एक ऐसा एग्जिट मतलब एंट्री डोर खोल के रखा हुआ है जहाँ पे आप अदर फील्ड के लोगों को भी चुन सकते हो। तो यहाँ पे उनको नॉमिनेट करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में पहले जो है एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, तो 2 मेंबर जो थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे जो कि लोकसभा में आते थे, बट अब जनवरी 2020 में इस चीज़ को बेसिकली ख़त्म कर दिया गया बिकॉज अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाए, तो जिस भी रीज़न से किया हो, बट आपको भी याद रखना है कि अब ये यहाँ पे मतलब ये चीज़ एग्जिट कर चुकी है। अब हमारे यहाँ पे लोकसभा में एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो प्रेसिडेंट है डिसाइड करते हैं ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेंस विद द इलेक्शन कमीशन, यानी अगर कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर हो, अगर मान लो गलत तरीके से उनका इलेक्शन हो गया तो किस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई करना है, उसकी पोस्ट से हटाना है, तो वो कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएंगे। बट क्या वो खुद की मर्जी से हटाएंगे? नो, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेंगे कि भाई ये जो MP चुन के आया बताओ उसके इलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस था, क्या सच में यहाँ पे कुछ घपला हुआ है या फिर किस तरीके से आपने इलेक्शन करवाए, तो उनसे कंसल्ट करके फिर उसको डिसाइड किया जाएगा किस बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो MP को। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, किस फील्ड में, अगर मान लो कुछ सर्टेन बिल्स पास किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, जैसे मान लो अ बिल अप्रूविंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में प्रेजेंट होता है, तो इस फंड से अगर मान लो कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, तो उस केस में बिल पास करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर बिल को पार्लियामेंट में रखने से, ठीक है, तो पार्लियामेंट में रखने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट ने एक बार परमिशन दे दी तब जाके आप पार्लियामेंट में इसको लेके आओगे, फिर उसको दोनों हाउसेस से पास करवाओगे। इसके अलावा अगर मान लो कोई बिल है जो आपको लाना है कि आपको किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है या फिर नया स्टेट बनाना है, तो इससे अगर मान लो कोई बिल पार्लियामेंट में आपको लेके आना है तो पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो।
नेक्स्ट फंक्शन है कि मान लेते हैं कोई बिल है, ठीक है, इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बिन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा अगर मान लो कोई भी बिल पास हो जाता है तो उसके बाद वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट का। ऑल्दो पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस का मेंबर नहीं है, बट उसको एक इंटीग्रल पार्ट माना गया पार्लियामेंट का। क्यों? बिकॉज दोनों हाउसेस के द्वारा जो बिल पास किया गया, जब तक उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं लगेगी तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो कोई भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास कोई भी अगर बिल पार्लियामेंट से आए तो। पहला कि वो उस बिल को एसेंट दे दे, यानी सहमति दे दे। अगर बिल को सहमति मिल जाएगी तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। सेकंड है कि विदहोल्ड कर ले इस एसेंट को, कि अपनी सहमति ना दे, कुछ भी रिएक्शन ना दे, अपने पास रख ले, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है कि वो बिल को रिटर्न कर दे। पर आपको याद रखना है कि मनी बिल के केसेस में आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि मनी बिल एक ऐसा बिल है कि जब भी पार्लियामेंट मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगी पार्लियामेंट में, ठीक है, मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के पास ही पावर है कि वो मनी बिल को लेके आ सकती है। तो लोकसभा का जब भी इस तरह का बिल लेके आएगी मनी बिल को पार्लियामेंट में, तो उससे सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। बिना परमिशन के वो इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, और जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा देन दोनों हाउसेस से पास करवाना होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में अगर मान लेते दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो उस बिल को सहमति दे दे या फिर वो सहमति ना दे, ठीक है। बट फर्दर रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकती, क्योंकि रिकन्सिडरेशन का मतलब है कि आप उस पर फिर से विचार कीजिए। तो विचार क्यों करना है, जब आपने पहले ही तो जब बिल प्रेसिडेंट के पास गया है ना इंट्रोड्यूस होने से पहले, तो जब इंट्रोड्यूस होने से पहले वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया था उनकी परमिशन के लिए, तो उन्होंने देखा होगा उस बिल को। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस बिल को देख लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जब उनके पास बिल जा रहा है एसेंट के लिए, वो फर्दर ये बोले कि पार्लियामेंट को जो है इसको कंसिडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं मनी बिल के केस में, कि वो या तो एसेंट दे दे या तो विदहोल्ड करके रखे। बट अगर मनी बिल का केस नहीं है, कोई ऑर्डिनरी बिल का केस है, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज सकता है। बिकॉज ऑर्डिनरी बिल के केस में उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट, जो भी लोकसभा राज्यसभा उन्होंने प्रायर रिकमेंडेशन नहीं ली है, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बोल सकते हैं कि जो बिल आपने मेरे पास भेजा है उसमें आप ये चेंजेस करो, ऐसे ऐसे उसमें आप ये क्लॉज बदल सकते हो, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने रिकन्सिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो भी चेंजेस प्रेसिडेंट ने बोले हैं करने को, पार्लियामेंट या तो उस चेंजेस को कर दे, बट या फिर उस चेंजेस को ना करे, ठीक है। अगर चेंजेस को, जो भी चेंजेस करने को बोले हैं वो चेंजेस उसने कर दिए हैं एंड देन प्रेसिडेंट को भेजे हैं, या फिर जो उन्होंने चेंजेस करने को बोले थे प्रेसिडेंट ने, बट उन्होंने चेंजेस नहीं करे फिर भी प्रेसिडेंट को भेज दिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है उनको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, चाहे वो चेंजेस उन्होंने किए हो या ना किए हो, ठीक है। बिकॉज इस केस में हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के पास कहीं ना कहीं इनकी ऑब्लिगेशन है कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। तब वो ये नहीं कह सकते कि भाई फिर से आप रिकन्सिडर करो, नहीं, सिर्फ फर्स्ट केस में ही, यानी फर्स्ट इंस्टांस में ही बोल सकते हैं कि आप कंसिडर करो। अगर सेकंड टाइम भी बिना चेंजेस किए वो बिल आ जाता है तो उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी। बाकी एक एक चीज़ किस तरीके से बिल पास होते हैं दोनों हाउसेस से, वो हम डिटेल में पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आपको एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो हमने बात की पार्लियामेंट की, अब मान लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर से बिल आता है। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसे गवर्नर खुद एसेंट ना देके प्रेसिडेंट की कंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। तो उस केस में जब स्टेट लेजिस्लेचर का बिल रिजर्व कर लिया जाता है गवर्नर के द्वारा कि उसको भाई प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि वो उस बिल को जो स्टेट से आया है उसको पास करवा दे, एसेंट दे दें, या फिर उसको विदहोल्ड कर दे, या फिर कोई भी एक्शन ना ले। थर्ड कि वो डायरेक्ट करे गवर्नर को कि भाई गवर्नर ने उन्हें वो बिल भेजा है, तो वापस वो गवर्नर को बिल भेजते और कहते हैं कि इस बिल को बोलो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर से रिकन्सिडर करें, यानी उसमें देखे जो भी चेंजेस करने को प्रेसिडेंट ने बोला उस चेंजेस को जो है स्टेट लेजिस्लेचर करें, ठीक है। बट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी बिल के केसेस में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेज सकते हैं। अगर मनी बिल होगा, क्योंकि मनी बिल के केसेस में भी जो गवर्नर है उस पर्टिकुलर बिल को जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख देता है। अब क्योंकि वो मनी बिल है स्टेट लेजिस्लेचर में आया, तो उस केस में भी जब स्टेट लेजिस्लेचर मनी बिल आया होगा तो पहले उन्हें प्रायर रिकमेंडेशन ली होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन अगर ले ली है तो उस केस में जो भी बिल मनी बिल जा रहा है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट या तो अपनी एसेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे, उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की, तो उस केस में मान लो उन्होंने गवर्नर को बिल रिटर्न किया और कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्टेट, वहाँ पे भी स्टेट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो चेंजेस कर सकता है, नहीं। अगर मान लेते हैं स्टेट ने चेंजेस करके भेजे या फिर बिना चेंजेस करके भेजती है प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करने की बात है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें एसेंट देना ही देना है। बट हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा था कि वहाँ पर उनके पास ऑब्लिगेशन है कि उन्हें वो एसेंट देना ही पड़ेगा सेकेंड टाइम में। बट ये ऑब्लिगेशन जो है स्टेट के केस में नहीं देखने को मिलती, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो कितनी बार भी जो है उस पर्टिकुलर बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम
कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। यानी मान लेते हैं जो हमारे 3 सेशन थे, तो उन 3 सेशन का हमने टाइम डिस्कस कर लिया था कि फरवरी से मई है, जुलाई से सितंबर, 1 नवंबर से दिसंबर है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे टाइम, जैसे मान लो अप्रैल के टाइम पे आप देख सकते हो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यहाँ पे अक्टूबर के टाइम पे आप देख सकते हो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो इन पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया जिस पे जो है लॉ बनाना ज़रूरी है, बट क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, बट कोई लॉ नहीं बन पा रहा, बट कुछ तो बने, तो उसके लिए क्या ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस को लेके आ सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है। बट क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस थोड़े टाइम के लिए ऑर्डिनेंस तो लेके आ गए, बट जैसे ही पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगी तो उसे अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट से विदिन 6 वीक। तो 6 हफ्तों का टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट से उस ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए। बिकॉज अगर ऑर्डिनेंस को पास करवा दिया जाएगा पार्लियामेंट से तो फिर वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कभी भी जो है ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑर्डिनेंस को लाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, विड्रॉ भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये टाइम याद रखना है कि 6 हफ्तों के अंदर उसे दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलना चाहिए ऑर्डिनेंस को। नेक्स्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो इन सबको अपॉइंट करते, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के कमीशन को, फाइनेंस कमीशन को, तो इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी जाती है उन रिपोर्ट्स को जो है दोनों हाउसेस के सामने जो रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन है कि प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस बनाते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, इन केस ऑफ पुदुचेरी ऑल्सो। पुदुचेरी में ऑलरेडी हम जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट पुदुचेरी में कब बनाएंगे, जब प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन, बट ओनली व्हेन इट असेंबली सस्पेंड और डिसॉल्व, ठीक है। बिकॉज जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ये क्या यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में हम जानते हैं सेंटर के पास पावर होती है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और प्रेसिडेंट ही जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इन यूनियन टेरिटरीज़ में किस तरीके से प्रोग्रेस करना है, गुड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है, तो वो सारे रेगुलेशंस कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। बट हम पुदुचेरी की बात करें तो वहाँ पे तो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट किसी कारणवश अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मान लो सस्पेंड हो रखी है, डिसॉल्व हो रखी है, तो उस टाइम पे अगर मान लो कोई भी रेगुलेशंस लानी है तो रेगुलेशंस कौन तय करेगा, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। तो फाइनेंसिस के फील्ड में क्या क्या पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को मिली है, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी बिल्स की। तो अभी हमने मनी बिल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई थी, सेम वही चीज़ है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है किसके, प्रेसिडेंट की, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मनी का मैटर है, ठीक है। तो उस केस में ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट से एक बार रिकमेंडेशन ले ली जाए, उसके बाद पार्लियामेंट से पास करवाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी, जैसे हम जानते हैं जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट, उनके द्वारा एक बजट बनाया जाता है, उस बजट को जो है पार्लियामेंट के सामने कौन रखता है, हमारी प्रेसिडेंट रखता है। पार्लियामेंट इन द सेंस लोकसभा में भी रखेंगे वो, राज्यसभा में भी उसकी जो भी कॉपीज़ होगी बजट की कॉपी, दोनों को वहाँ पे रखा जाएगा। फिर दोनों हाउसेज में उस पर डिस्कशन देखने को मिलते हैं। तो बजट किस तरीके से आता है, क्या उसकी स्पीच होती है, तो वो सब हम पार्लियामेंट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन इज रिकमेंडेशन, ठीक है। तो जब हम बजट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखने को मिलेगा कि एक नो डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब डिमांड फॉर ग्रांट बेसिकली मांगी जाती है, ठीक है। तो होता है क्या है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उन्हें कुछ फंक्शंस करने पड़ते हैं, जैसे मान लो पर्टिकुलर स्कीम्स लानी, हर एक मिनिस्ट्री को अपना अपना काम करने को बोला जाता है, ठीक है। तो हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक खर्चा होता है, बिकॉज उन्हें कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लेके आनी, स्कीम्स लेके आनी, जनता के लिए काम करना है। बट क्योंकि बजट में ऑलरेडी जो पैसा था वो तो खर्च हो गया, बट उसके पास उनको अलग से कुछ और पैसा चाहिए, तो उस अलग से उस पैसे को मांगने के लिए जो डिमांड फॉर ग्रांट इशू की जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई बिल डिमांड फॉर ग्रांट का अगर पार्लियामेंट में आ रहा है तो वो तभी आ सकता है जब आपको पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है कि ही कैन मेक एडवांसेज आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सेस एक्सपेंडिचर। यानी कल को मान लेते हैं हमारे देश में कहीं फ्लड आ गया, कहीं डिजास्टर आ गया, कोई कुछ हो गया, तो उसके कारण कितना लॉसेस देखने को मिलता है। तो सरकार को उस कंडीशन को कंडीशन को रिवाइव करने के लिए, फिर से नॉर्मल करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस अनफोर्सन कंडीशन में जो भी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है उसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। बिकॉज ये जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें जो पैसा रखा जाता है इसी कंडीशन के लिए रखा जाता है कि कभी अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई और सरकार के पास जो अलग से पैसा होना ज़रूरी है जो कि इस कंडीशन के लिए काम आए, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम अपने घर में भी देख लेते हैं कि नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं कि अपना सेविंग जो है अलग से निकाल के रखते हैं कि अगर मान लो घर में कोई बीमार हो गया, बिकॉज हम जानते हैं हेल्थ इशूज़ में कितने ज़्यादा पैसे जो है लग जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं। तो इसलिए पहले से ही कुछ ऐसे पैसे अगर आपने अलग करके रखे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए यूज़ होने वाले हैं इन फ्यूचर, बिकॉज आपको नहीं पता कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनफोर्सिन कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इस पर किसी का बस नहीं चलता, किसी को नहीं पता कब क्या होने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है आपके पहले से कुछ पैसे आप अलग से रखो, सो दैट वो पैसा बाद में उस चीज़ के लिए काम आए। तो सरकार भी इस तरीके से करती है कि उस फंड में वो पैसा सेव करके रखती है, ताकि कोई भी इस तरीके से अनफोर्सिंग कंडीशन आती है तो वहाँ पे उस पैसे को यूज़ कर सकती है। अब उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, उसमें से कितना खर्चा निकालना है, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा। तो यानी बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप उस फंड में से पैसा जो है सरकार नहीं निकाल सकती। तो ये उनकी फाइनेंशियल पावर है।
नेक्स्ट फंक्शन है कि प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में, जो रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेवेन्यू को बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी वीडियोस में मैंने बता रखा है किस तरीके से फाइनेंस कमीशन काम करता है, किस तरीके से वो अपनी रिकमेंडेशन देता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में एक प्रोविजन हम फाइनेंस कमीशन का चैप्टर उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फाइनेंशियल पावर को अच्छे से देख लिया। अब हम चलते हैं जुडिशियल पावर्स में। तो उसमें सबसे पहली पावर है कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो भी कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ही कैन सीक एडवाइस, मतलब ये एडवाइस ले सकते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजेस हैं उनसे, और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, यानी कोई भी एक ऐसा उन्हें डाउट है, कोई भी उनके पास ऐसा क्वेश्चन है जो किसी लॉ या फैक्ट के बेसिस पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई लॉ या फैक्ट के बेसिस पे अगर मान लो प्रेसिडेंट को कुछ डाउट आता है तो उससे वो क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट उसको माने या नहीं माने, बिकॉज वो एक नॉर्मल एडवाइस है, इनफॉर्मल एडवाइस हम कह सकते हैं, जो कि जैसे हमें कुछ डाउट होता है तो हम किसी से कंसल्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अगर उन्हें कोई भी लॉ या फैक्ट में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, समझने में समझ नहीं आ रहा किस तरीके से क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ सकते हो, और जो एडवाइस दी जाएगी ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उन एडवाइस को फॉलो भी करें। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन को, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन फॉर पनिशमेंट। ठीक है, यानी जो भी पनिशमेंट दी जाती है किसी भी पर्सन को, तो उस केस में किस तरह से माफ़ी देनी है, तो वो उस माफ़ी के ये डिफरेंट तरीके हैं जिसे हम अभी आगे वाली वीडियो में हम इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो कैसे उनको उस पनिशमेंट से बेसिकली छूट देनी है। ठीक है, सस्पेंड करना है, रिमिट करना है, कम्यूट को सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो यानी इन ऑफेंसेस अगर उसने किसी पर्सन ने किया तो उसे किस तरीके से माफ़ी देनी है, फिर उसकी सज़ा कम करनी है, वो सारी पावर हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है। मान लेते हैं अगर मान लो कोई भी पनिशमेंट दी गई है, पनिशमेंट कह लो या सेंटेंस कह लो, बाय कोर्ट मार्शल किसी को किया गया था, तो उस पर्सन को किस तरीके से उस सज़ा से मुक्त करना है या फिर उसकी सज़ा कम करनी है, तो वो सारी कम करना है, ज़्यादा करना है या फिर उसको माफ़ी देनी है, तो वो कौन कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट। तो कोर्ट मार्शल ने जो भी आपको पनिशमेंट दी है उससे। नेक्स्ट है कि जो पनिशमेंट दी है वो यूनियन लॉ के हिसाब से दी, यानी यूनियन लॉ के हिसाब से जो भी आपने अपराध किया था उस अपराध की कुछ ना कुछ सज़ा आपने दी होगी आपको, तो सज़ा में किस तरीके से चेंजेस लाना है, उसे माफ़ी देनी है या नहीं, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर मान लो अगर आपको सेंटेंस ऑफ डेथ यानी फांसी तक की सज़ा दे रखी है, तो उस केस में कैसे आपको पार्डन करना है, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। तो एक एक चीज़ को जो पार्डनिंग पावर है हमारी प्रेसिडेंट की, तो वो हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये हमने जुडिशियल पावर्स देख ली प्रेसिडेंट की, यानी जुडिशरी के फील्ड में भी आप देख सकते हो कितनी पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पावर। तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट साइन होते हैं, बिकॉज इंडिया जब किसी भी कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करती है, ट्रायलैटरल एग्रीमेंट करती है, कोई ट्रीटी साइन करती है, तो उस ट्रीटी एग्रीमेंट में जो सिग्नेचर होते हैं ना वो किसके होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के, यानी प्रेसिडेंट के नाम पे वो किए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ में किए जाते हैं एंड दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो भी साइन या फिर जो भी ट्रीटी साइन की जाएगी तो उसे बाद में पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस से अप्रूवल करवाना ज़रूरी है। देन बोला जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फॉरम एंड अफेयर में। ठीक है, यानी हमारी इंडिया को जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करोगे किसी भी फॉरम में या फिर किसी भी अफेयर में, तो उस केस में जो कौन प्रेसिडेंट खुद तो जाएंगे नहीं उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज प्रेसिडेंट को इतने सारे काम है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में कौन करेगा ये सब, तो जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री पावर्स। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी तीनों फोर्सेस होती है, नेवी, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन तीनों की जो है सुप्रीम माने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और इनके जो भी चीफ़ होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। जो भी आपका एयरफोर्स में जो भी चीफ़ है, नेवी के या फिर आर्मी के जो भी चीफ़ है, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी वॉर डिक्लेयर करनी है इंडिया की तरफ से, मान लो वॉर डिक्लेयर करनी है या फिर पीस लेके आना है, ठीक है, तो उस सबको कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और जो भी डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा उसे दोनों हाउसेस से एक बार अप्रूवल करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने मिलिट्री फील्ड में देखी उनकी पावर्स। लास्ट पावर जो है वो इमरजेंसी पावर है, जैसे हमने ऑलरेडी इमरजेंसी प्रोविजन वाला चैप्टर था उसमें अच्छे से डिटेल में देख लिया कि अगर मान लेते हैं कुछ भी ऐसी कंडीशन है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत हमारे प्रेसिडेंट जो लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल है आर्टिकल 356 एंड 365 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, तो ये सारी पावर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो अपनी गवर्नमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बिल पास किया जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, ठीक है, एक्ट बनाने के लिए, तो वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट की एसेंट वहाँ पे लग सके। ठीक है, और प्रेसिडेंट को हमने देखा है कि
अंडर आर्टिकल 111 उसमें लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं, उसमें एसेंट देना है नहीं देना बिल को, ठीक है। पहला हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी बिल आया तो उसमें अगर चाहते हैं तो एसेंट देना तो दे देते हैं। दूसरा कि वो विथहोल्ड भी कर सकते हैं बिल को, यानी अपनी एसेंट नहीं दे सकते। थर्ड है कि वो रिटर्न कर देंगे उस बिल को अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो किसके लिए, रिकंसिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट में, ठीक है। बट अगर पार्लियामेंट ने फिर से अगेन वो बिल पास कर दिया तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि उन्हें उस बिल को एसेंट देनी ही देनी है, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ओवर द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल्स पास किए जाते हैं उन बिल्स के ऊपर जो है प्रेसिडेंट के पास वीटो है कि उसको कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ही कैन विदहोल्ड इज हैसन टू द बिल, यानी जो बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उन बिल में अपनी एसेंट ना देकर, ठीक है जी, कि हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कि अपनी एसेंट दे देना, विदहोल्ड करना है, तो विदहोल्ड किस तरीके से करना है, तो वीटो एक उनके पास वीटो पावर होती है, उन वीटो पावर का यूज़ करके वो उस पर्टिकुलर बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट को ये पावर दी क्यों है, ठीक है, क्या ज़रूरत थी उन्हें वीटो पावर देने की, बिकॉज पार्लियामेंट जो बिल पास कर रही है उसमें एसेंट देना तो भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट अगर बिल लेके आ रही है तो जनता के लिए फ़ायदे के लिए लेके आ रही होगी, तो उसमें वीटो क्यों उनको दे रखी है। तो हम देखते हैं 2 रीज़न कौन से हैं। पहला कि इट टू प्रिवेंट द हेस्टी एंड इल कंसिडरेशन लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल लेके आ रही है जो कहीं ना कहीं हमारी जनता के लिए सही नहीं है, जो राइट्स वगैरह फैला सकती है या फिर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही हो, मतलब कुछ भी कंडीशन है उसकी, तो वो पर्टिकुलर बिल जो है हमारी जनता के लिए सही नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर बिल को रोकने की पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो किस तरीके से वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो वीटो के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लो किसी बिल पे वीटो लगा दिया तो वो बिल पास ही नहीं होगा, प्रेसिडेंट उसमें अपनी एसेंट ही नहीं देंगे, और एसेंट नहीं देंगे तो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये एक तरीका, मतलब ये एक चीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की थी कि पार्लियामेंट अगर इतनी ज़्यादा आर्बिट्ररी अगर बन जाएगी कभी कि इस तरीके के बिल वो पास करना चाहती है, तो प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर होनी चाहिए कि वो उस बिल को पास ना होने दे। सेकेंड रीज़न बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कल को कोई ऐसा लेजिस्लेशन वो लेके आ रही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोविजन है जिसको वो हार्म कर रही है, वो पर्टिकुलर बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस पार्लियामेंट के उस पर्टिकुलर बिल को रोकने के लिए वीटो पावर को यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बट आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कि नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। तो बहुत कम ही केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर रहे हैं बिल में, ठीक है। बट हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखे हैं तो कौन कौन सी वीटो पावर है। तो टोटल 4 तरह की, एक मॉडर्न स्टेट के अंदर जो है 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। एक एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो की बात करें जहाँ पे वो इस वीटो पावर का यूज़ करके किसी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से उस बिल पे एसेंट ना देना, उस बिल को एक्ट बनने से रोकने का जो पावर है वो एब्सोल्यूट वीटो से आती है, यानी एब्सोल्यूटली उस बिल को रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो को समझाने से पहले मैं आपको सस्पेंशन वीटो समझाती हूँ, जहाँ बोला गया है विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद दी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। तो होता क्या है कि मान लो कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो गया दोनों हाउसेस से, तो प्रेसिडेंट के पास गया है, तो प्रेसिडेंट मान लेते हैं उस पर्टिकुलर बिल को रिकन्सिडरेशन करने के लिए वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। तो जो रिकन्सिडरेशन करने के लिए जो बिल भेजा गया है तो वो किसके थ्रू भेजा गया, सस्पेंशन वीटो, ठीक है। तो जब रिकन्सिडरेशन करके पार्लियामेंट जब उस बिल को फर्दर पास कर देगी, तो फर्दर उसको पास करने के लिए उसको प्रेसिडेंट को जो है उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी सिर्फ फर्स्ट केस में ही वो रिकन्सिडरेशन करने के लिए वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को भेज सकते हैं, अगर पार्लियामेंट ने उस चीज़ को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास कर दिया, ठीक है। यानी जो भी उनका वीटो था, सस्पेंशन वीटो था, उससे ओवरराइड कर दिया, मतलब जो वीटो, क्योंकि सस्पेंशन वीटो लगा के तो प्रेसिडेंट ने उस चीज़ को जो है रिकन्सिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा है। अब इस वीटो को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से अगर हमारी पार्लियामेंट पास कर देती है तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा उस बिल में, ठीक है, तब वो मना नहीं कर सकती। तो ये सस्पेंशन वीटो हमारी प्रेसिडेंट को मिली हुई है। बट ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, और ये हमारे प्रेसिडेंट के पास ये वाली वीटो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वीटो आपको जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में भी यही होता है कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, अगर मान लो कोई बिल को वापस से रिकन्सिडर करने के लिए उसने जो यूएसए का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भेज दिया, एंड वहाँ के जो लेजिस्लेचर ने उस, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्वालिफाइड वीटो का यूज़ किया था यूएसए के प्रेसिडेंट ने, और उस वीटो को अगर मान लो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है ओवर रिटन कर रही है, तो वो उसको ओवरराइड कर रही है विद अ हायर मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। तो याद रखना इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि सस्पेंशन वीटो को ओवरराइड किया जाता है बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है, और क्वालिफाइड वीटो को जो है ओवरराइड किया जाता है बाय लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी, यानी अगर हायर मेजॉरिटी उस लेजिस्लेचर के पास है तो उस क्वालिफाइड वीटो को ओवरराइड करती है, एंड देन प्रेसिडेंट उसमें जो एसेंट दे देंगे अपने, ठीक है। बट क्वालिफाइड वीटो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये हमने बात कर ली क्वालिफाइड और सस्पेंशन वीटो की। अब लास्ट वीटो जो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को अपने पॉकेट में रख लेंगे, पॉकेट में रख के क्या करना है, भूल जाना है, कुछ एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं बताना कि किस बेसिस पे जो है उन्होंने उस बिल को पॉकेट में रखा है। तो ये एक तरीके से उस बिल को पास ना होने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये हमने 4 जो ऊपर देखी है वीटो पावर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ
हमारे जो प्रेसिडेंट इंडिया के, उनके पास 3 सिर्फ वीटो पावर देखने को मिलेगी। पहली एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, दूसरी है सस्पेंशन वीटो, तीसरी है पॉकेट वीटो, ठीक है। देर इज़ नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज़ पोजेस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो को एक बार डिटेल में। तो इट रेफर्स टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से कोई भी बिल जो आया है उसको विदहोल्ड कर देना या अपनी एसेंट ना देना, उसको हम एब्सोल्यूट वीटो को कहते हैं। द बिल देन एंड डज नॉट बिकम एन एंड। तो अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर बिल में अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर देते हैं, तो उस वीटो को यूज़ करने के बाद वो पर्टिकुलर बिल पूरी तरह से वहीं पर खत्म हो जाएगा, वो एक एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 केसेस देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट नॉर्मली इस वीटो को एक्सरसाइज करते हैं। पहला है कि विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल, यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, यानी वो मेंबर्स जो मिनिस्टर्स नहीं होते, ठीक है। मिनिस्टर कौन होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं या फिर कैबिनेट में जो होता है, जिन्हें पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री को असाइन की जाती है, वो मिनिस्टर कहलाए जाते हैं। बट उनके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको हम प्राइवेट मेंबर बोलेंगे, ठीक है। और वो प्राइवेट मेंबर अगर कहीं ना कहीं बिल लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों हाउसेस में, और दोनों हाउसेस से मान लो पास भी हो गया, तो उस पर्टिकुलर बिल को रोकने के लिए, यानी क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर चाहती हैं कि वो पर्टिकुलर बिल जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाए वो बिल पास ना हो, तो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप इस बिल को पास मत होने दो। तो प्रेसिडेंट उस केस में क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ करेंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे, यानी वो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा और एक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है। यानी प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल लाया जाता है उसमें नॉर्मली जो प्रेसिडेंट है उस वीटो पावर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल, यानी हुआ क्या, मान लेते हैं कि रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, उनके द्वारा कोई बिल लाया गया, मिनिस्टर के द्वारा कोई बिल लाया गया यहाँ पे, और उस मिनिस्टर के द्वारा जो बिल लाया गया मान लो दोनों हाउसेस से पास हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए वो बिल गया, तो उसी समय जो हमारी जो गवर्नमेंट थी यानी जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई, और क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट वहाँ पे एसेंट दे नहीं पाए, ठीक है। अब बाद में जब न्यू लोकसभा चुन के आएगी, तो जो भी नई लोकसभा चुन के आ रही है, मान लो वो सेम पार्टी की है, तो जो अपने पुराने बिल जो उसके रुके हुए थे उसको तो एसेंट दिलवा देगी, बोलेगी कि हमने जो पहले बिल दोनों हाउसेस से पास कर दिया तो उस पर आप एसेंट कर दो। बट अगर मान लेते हैं कि कोई और पार्टी की गवर्नमेंट चुन के आ गई है उसमें, तो वो क्या करेगा, पुरानी सरकार के द्वारा जो बिल दोनों हाउसेस से पास करवा दिए गए हैं, बस प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत है उसमें, तो उस केस में जो नई कैबिनेट होगी वो बेसिकली एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि ये जो बिल पुरानी सरकार ने पास कर दिए दोनों हाउसेस से, इसको आप एसेंट मत दो। बिकॉज नॉर्मली हर एक जो गवर्नमेंट होती है जो नई चुन के आती है वो इस तरह के काम ही करती है कि ऑब्वियसली जो पुरानी सरकार के द्वारा जो बिल्स लाए गए थे उन पर नई सरकार तो काम नहीं करेगी, इसलिए वो उस पर एसेंट देने से फिर जो प्रेसिडेंट है उन्हें एडवाइस कर देती है, और प्रेसिडेंट फिर वहाँ पे अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ कर देते हैं और उस पर्टिकुलर बिल को वहीं पे एंड कर देते हैं। तो इन दोनों केसेस में हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ करते हैं। देन हम देखते हैं पास्ट में किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट पावर का यूज़ किया, एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि 1954 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उनके टाइम पे एक पेप्सू अप्रोप्रिएट बिल आया था। क्यों आया था? बिकॉज पेप्सू क्या है बेसिकली, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। तो ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो एक जगह है, तो उस समय क्या हुआ था 1954 में यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया था, और उस प्रेसिडेंशियल रूल की वजह से जब भी आप किसी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं या फिर स्टेट के किसी पार्ट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं, तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम नहीं कर पाती, सेंटर के द्वारा जो है वहाँ पे बिल पास किए जाते हैं। तो उस केस में भी हम देख सकते हैं जब पेप्सू में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया था, तो हमारी पार्लियामेंट ने जो एक बिल अपने दोनों हाउसेस से पास करवाया जिसका नाम था पेप्सू अप्रोप्रिएट बिल। अब ये बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो गया और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया, ठीक है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है तो तुरंत हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है पेप्सू से हटा दिया गया। अब क्योंकि प्रेसिडेंट रूल वहाँ से हट चुका है तो वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वापस पावर में आ जाएंगी। अब उस समय जो ये बिल था क्योंकि एक्ट नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं थी, और जैसे ये प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ से हटा तो स्टेट लेजिस्लेचर ने मना कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर बिल में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, पार्लियामेंट ने जो भी बिल लेके आई है उसमें आपको एसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो समय प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस बिल को रिवोक कर दिया, एंड उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट पावर का यहाँ पे हम कह सकते हैं यूज़ करके इस बिल को पूरी तरीके से एंड कर दिया। नेक्स्ट केस हम देखेंगे 1991 का। तो 1991 में जब आर वेंकटरमन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके पास एक बिल आया था जिसका नाम था सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। तो ये पर्टिकुलर बिल जब प्रेसिडेंट के पास आया था एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जो अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ करके इस बिल को कहीं ना कहीं विदहोल्ड कर लिया, ठीक है। तो ये बिल बेसिकली ऐसा क्या था, क्योंकि ये बिल जो था वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द लास्ट डे बिफोर, यानी जो लास्ट डे था डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। बिकॉज देखो जो पार्लियामेंट है उसमें आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। अब लोकसभा को पता है कि भाई आज अगले दिन जो है हम डिसॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज जब दोनों हाउसेस मतलब जब उनके हाउस में उनकी मेजॉरिटी प्रूफ करने का टाइम आएगा तो भाई उनको मेजॉरिटी उनके पास होगी नहीं, तो वो उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो जिस दिन उन्हें डिसॉल्व किया जा रहा था उससे एक दिन पहले, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक इस तरह का बिल लेके आ गई। तो वो पर्टिकुलर बिल क्या कर रहा था कि पार्लियामेंट के जो मेंबर उनकी सैलरी किस तरीके से बढ़ानी है, उनकी पेंशन किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है उसके बारे में था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो एक पार्लियामेंट मतलब लोकसभा
राज्यसभा है जो डिसॉल्व होने वाली है जस्ट, उससे एक दिन पहले वो इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं कि भाई मेंबर्स की सैलरी इंक्रीज़ कर दो। तो मतलब क्या सोच के वो लेके आ रहे होंगे, हम सोच सकते हैं। और पर्टिकुलरली जब इस तरीके का जो पैसे वाला बिल आप लेके आ रहे हो और आपने बिना किसी रिकमेंडेशन से, मतलब पहले कोई परमिशन तक नहीं लिया अपने प्रेसिडेंट से, तो ऐसे पर्टिकुलर बिल जब आप लेके आते हो तो नॉर्मली प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, पर बिना रिकमेंडेशन लिया आप इस बिल को लेके आ रहे हो, तो प्रेसिडेंट ने सीधा इसमें एसेंट देने से मना कर दिया और अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करके इस बिल को वहीं पर एंड कर दिया। तो ये हमने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे पास्ट में इस वीटो पावर को, एब्सोल्यूट वीटो पावर को यूज़ किया गया हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन वीटो की। तो इसमें बेसिकली बोला ही गया है कि अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट इस वीटो पावर को कब यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लो कोई भी बिल जो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो प्रेसिडेंट के पास आया है कि उसमें भी एसेंट दे दो, तो प्रेसिडेंट इस वीटो पावर को यूज़ करके जो है इस पर्टिकुलर बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई फिर से आप इस बिल को रिकन्सिडर कीजिए, और वो पर्टिकुलर बिल रिटर्न करके जो है पार्लियामेंट को भेजा जाएगा कि भाई ये चेंजेस इसमें करने हैं और आप वो कर दीजिए। तो रिटर्न जो किया जा रहा है वापस पार्लियामेंट को, वो सस्पेंसिव वीटो को यूज़ करके प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बिल है वो मान लेते हैं फिर से पास कर दिया गया दोनों हाउसेस से, यानी पार्लियामेंट से, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ किया हो या फिर विदाउट अमेंडमेंट किया हो, एंड उसने अगेन ये बिल वापस प्रेसिडेंट को दे दिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बेसिकली उन्हें एसेंट देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। यानी फर्स्ट केस में तो आपने भेज दिया है, अपनी सस्पेंशन वीटो को यूज़ कर दिया, बट सेकंड केस में आपको जब दूसरी बार वापस पार्लियामेंट ने वो बिल आप प्रेसिडेंट को भेजा है, तो उस केस पे वापस से रिटर्न नहीं कर सकते पार्लियामेंट को, उन्हें अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवर राइडिंग बाय रीपैसेज ऑफ अ बिल बाय सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, यानी प्रेसिडेंट्स की जो ये सस्पेंशन वीटो थी, इस वीटो को ओवरराइड कर दिया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। और हमने भी देखा था अगर हायर मेजॉरिटी के साथ किया जाता है तो वो किस केस में होता है, यूएसए केस में। इंडिया के केस में से सिंपल मेजॉरिटी से, अगर ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास कर देता है पार्लियामेंट, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ती है। देन यहाँ पे बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल के केस में इस वीटो को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है उससे पहले ही जो है प्रेसिडेंट की मतलब परमिशन ले ली जाती है, तो इसलिए प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी इसमें अपनी वीटो पावर को यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट को इस केस में करना क्या पड़ता है, या तो वो इसमें एसेंट दे सकते हैं या फिर पूरी तरह से इस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, बट सस्पेंशन वीटो नहीं कर सकते, बिकॉज सस्पेंशन वीटो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर बिल को वापस रिटर्न करने की बात करते हैं ना पार्लियामेंट को, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, या तो आप बिल को सहमति दे दो या फिर पूरी तरह से इस बिल को ख़त्म कर दो। यही दो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है इन केस ऑफ मनी बिल। बट अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो हमारे प्रेसिडेंट एसेंट दे ही देते हैं मनी बिल को, एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद इस प्रीवियस, अगर क्योंकि बिकॉज पहले से अगर पार्लियामेंट ने पूछ के रख लिया कि हम भाई इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, तो फिर उसके बाद तो देखा जाता है कि वो दे ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सस्पेंशन वीटो को देख लिया। अब हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस केस में प्रेसिडेंट जो है, अगर मान लो कोई बिल आता है पार्लियामेंट से पास होकर, तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल को पॉकेट वीटो कर सकते हैं, यानी उस केस में प्रेसिडेंट जो है ना ही उस बिल को रेटिफाई करेंगे, ना ही वो रिजेक्ट करेंगे, ना ही उस बिल को रिटर्न करेंगे, ठीक है। यानी ना ही उस बिल पे अपनी कोई एसेंट दे रहे हैं, ना ही उस पर उसको वापस कर रहे हैं, ना ही उसको उस बिल को ख़त्म कर रहे हैं, और ना ही उसे जो है वापस रिटर्न कर रहे हैं पार्लियामेंट को क्या फिर से रिकन्स्ट्रक्ट, ना कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बस उस पर्टिकुलर बिल को रखा और अपनी पॉकेट में रख के जस्ट भूल गए। तो भूल जाने का मतलब है कि उस पर ध्यान ही नहीं है उनका, और उसमें और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कभी होंगी तो उसको उस केस में आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ किया है। और ये कितने टाइम तक वो कर सकते हैं, तो इनडेफिनेट पीरियड, मतलब ऐसे कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है कि कितने टाइम तक उन्हें अपनी इस पर्टिकुलर वीटो पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर बिल की। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, इज़ नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ना ही आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, यानी कि पॉजिटिव एक्शन लेने का मतलब कि आप बिल को पास कर रहे हो, ना ही आप कोई नेगेटिव एक्शन ले रहे हो। नेगेटिव लेने का मतलब है कि आप बिल को ख़त्म कर रहे हो या फिर उसे वापस से भेज रहे हो। तो जब ये दोनों ही एक्शन आप नहीं ले रहे तो इस चीज़ को बोला जाता है कि ये चीज़ पॉकेट वीटो में यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। देन यहाँ कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं इस वीटो पावर को, एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विद इन विच ही हैज़ टू मेक द डिसीजन। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रखी है, मतलब इंडेफिनिट टाइम तक इस वीटो को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी पॉकेट वीटो है, बट उनके पास जो पॉकेट वीटो है सिर्फ 10 दिन के, नहीं वो पर्टिकुलर 10 दिन तक ही कोई भी बिल को पॉकेट वीटो कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें वापस से उस बिल को रिटर्न करना पड़ेगा जो भी यूएसए की पार्लियामेंट है रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। बट हमारे इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास जो पॉकेट वीटो है वो इंडेफिनिट पीरियड तक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉकेट है इंडिया के प्रेसिडेंट की वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका के प्रेसिडेंट की, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो प्रेसिडेंट के पास जो पॉकेट है वो इंडेफिनिट पीरियड तक है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 10 दिन तक ही उस पॉकेट में रख सकता है। अब हम देखते हैं पास्ट में किस तरीके से इस पावर को यूज़ किया गया है। तो 1986 में आपको देखने को मिलेगा कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे ज़ैल सिंह, तो उन्होंने इस पॉकेट वीटो को यूज़ किया था
क्यों? बिकॉज एक बिल उस समय पास किया गया था, वो बिल था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, और ये बिल पास किया गया था राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। बट इस बिल में कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इस तरीके से थी कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, यानी कुछ ऐसे प्रोविजंस इस बिल में थे जो कहीं ना कहीं जो प्रेस थी उन्हें बोलने की आज़ादी से रोक रहा था। ठीक है, तो इसके द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म किए जा रहे थे इस बिल पे। तो कोई बिल अगर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा होगा या फिर इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो प्रेसिडेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि उस बिल को पास ऐसे देना ही नहीं देना। तो प्रेसिडेंट के पास आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि मैं ना ही इसमें कोई पॉजिटिव एक्शन लेता हूँ, ना ही कोई नेगेटिव एक्शन लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, पॉकेट वीटो यूज़ कर लेता हूँ और उसे अपनी पॉकेट में रख के भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने 1986 में आप सोच सकते हो अपनी वीटो पॉकेट वीटो को यूज़ किया। और 1986 के बाद 1989 पे यानी 3 साल बाद जब वापस से आप कह सकते हैं जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकटेया रमन। तो आर वेंकटेया रमन जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई पहले जो इससे पहले प्रेसिडेंट था उन्होंने एक बिल यहाँ पे रखा हुआ है अपनी पॉकेट में, मतलब इन द सेंस वहाँ पे रखा हुआ है। तो उन्होंने सोचा इस बिल का करना क्या है, तो उन्होंने इस बिल को वापस से उस समय जो पार्लियामेंट होगी उसको सेंड कर दिया। बट आपको देखने को ये मिलेगा कि उस समय जो पार्लियामेंट थी मतलब उससे पहले जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, क्योंकि राजीव गांधी की गवर्नमेंट तो उस समय चली गई थी। तो नई गवर्नमेंट जो थी वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी। अब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नई चुन के आई है। तो जो पहली जो गवर्नमेंट थी यानी राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा जो बिल पास किया था, तो उन्होंने बेसिकली जो समय के प्रेसिडेंट थे वेंकटेया रमन, उनको बोल दिया कि आप इस बिल को ड्रॉप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पास करने की, बिकॉज सरकार बदल गई है तो इस बिल को पास करवाने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पॉकेट वीटो के कुछ बेसिक फीचर्स थे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है किस केस में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात पे फोकस करना कि जब भी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई भी बिल पास किया जाएगा तो उस बिल में हमारे प्रेसिडेंट कोई भी अपनी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही एब्सोल्यूट वीटो, ना ही सस्पेंशन वीटो, ना ही पॉकेट वीटो। उन्हें उस पर्टिकुलर बिल को पास करवाना ही पड़ेगा, अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। और ये चीज़ क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मैंशन थी? तो नहीं, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐड किया गया, जहाँ पे ऑब्लिगेटरी बना दिया प्रेसिडेंट को कि वो उन्हें एसेंट देनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ अमेंड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें हैं जब समय के साथ बदल गई हैं तो चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। तो उस पर्टिकुलर चेंजेस के लिए अगर मान लो कोई बिल आ रहा है तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि उस बिल में अपनी एसेंट दे, ना कि वो अपने वहाँ पर वीटो पावर का यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमने इसको वीटो पावर को अच्छे से समझ लिया। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उससे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।